हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलो क्लास। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत सफर संविधान को पढ़ रहे हैं और इस सेशन में हम लोग संविधान के अनुच्छेद में भाग 5 को अंतर्गत चल रहे हैं और भाग 5 में हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक टोटल हमको अनुच्छेद पढ़ना है। और इसमें हम लोग पिछले जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें हम लोग पढ़े हैं, अनुच्छेद 54 को पढ़े हैं। इसमें हम लोग 55 से आगे जितना भी हो सकता है अनुच्छेद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, उसमें वोटिंग वैल्यू क्या होती है, उनमें कौन कौन से भाग लेते हैं। आपको पिछले वीडियो हम लोग बताए थे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। तो आपको पता होगा, आप लोग अगर देखे होंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा संसद से भाग लेते हैं, तथा अगर हम कहें विधानमंडल से तो विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अर्थात 3 भाग लेते हैं, विधान परिषद आपका भाग नहीं लेता है। ये भी बताए थे कि विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता है क्योंकि भारत के हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्य में केवल विधान परिषद है। इस आधार पर विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ठीक ना। और आज के वीडियो में लोग राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली के अन्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें टोटल 11 लाख वोट पड़ते हैं। 11 लाख वोट पड़ते हैं, ठीक ना। इतना माइंड में रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से। 11 लाख वोट पड़ते हैं, तो इनमें कौन कौन से ज़्यादातर भाग लेते हैं। तो इनमें आपको एमएलए और एमपी 2 लोग वोटिंग करते हैं। और एक एमएलए का वोटिंग वैल्यू क्या होती है आपको बता दें। कोई भी एक एमएलए, हर एक राज्य का एमएलए का वोटिंग वैल्यू अलग अलग होती है। उस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य के एक एमएलए का वोटिंग वैल्यू उतना ही अधिक होगा। हम आपको सिंपली बिहार राज्य की बताते हैं। पहले इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक एमएलए का एक वोट कितने वोट के बराबर होता है, कितने लोग के वोट के बराबर होता है। तो उस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी बटे में उस राज्य में कितना एमएलए का सीट है ना, बटे में गुणे 1000, ठीक ना। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की जनसंख्या है 11 करोड़ है। जनसंख्या कितना है? 11 करोड़। 21 दहाई 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़, 11 करोड़ है। यहाँ पर 243 सीटें हैं एमएलए की, बिहार की 243 सीटें हैं गुणे 1000। 3 जीरो कटाएंगे, अगर भाग देंगे तो आपका लगभग करके 452 वोट आएगा। एक एमएलए, अगर एक एमएलए वोट किया अर्थात वो 452 वोट अकेले कर दिया। बिहार के एक एमएलए का वैल्यू कितना है? 452 वोट के बराबर। तो बिहार में टोटल 243 गो आपका एमएलए हैं, तो 243 एमएलए को मिला देंगे तो इनका आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 243 मल्टीप्लाई 452, अगर इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 निकलते हैं। आपको निकलेंगे 1,10,000, आपको टोटल वोट निकलेंगे। तो बिहार अकेले राष्ट्रपति के चुनाव में 1,10,000 का वोटिंग करता है। अगर यहीं पर कहिएगा सर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार से अधिक है। उत्तर प्रदेश में लगभग आपको हम बता दें वोटिंग वैल्यू, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ है। 17,000 10 लाख करोड़, 22 करोड़ है। वहाँ पर 403 सीटें हैं, समझ लीजिए 403 सीटें हैं। और यहाँ भी 1000 के सापेक्ष में करेंगे। यहाँ तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगभग 545-46 ऐसे करके आते हैं। अब आप मिला सकते हैं, बिहार का एक एमएलए अगर वोट किया तो 452 वोट कर देगा, और वहीं उत्तर प्रदेश करेगा तो 545। मतलब कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितना अधिक होगी एक एमएलए का वोट वैल्यू उतना अधिक होगा। आ रहा है समझ में? इस आधार पर अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश से भी आप लोग केवल बिहार से 1,10,000 वोटिंग हो रहा है।
तो उत्तर प्रदेश से भी करीब करीब 2 लाख करीब वोटिंग होगा, इससे कम नहीं होगा अगर एक आंकड़ा मिलाएंगे। और यहीं पर पश्चिम बंगाल देख लें तो यही 3-4 राज्य मिलाकर 3 सवा 3 या 3 लाख के करीब वोटिंग हो जाते हैं। एक बाद अन्य और सभी राज्यों के मिलाकर पूरे एमएलए की अगर बात करें, पूरे इंडिया भर का एमएलए अगर मिल जाते हैं तो पूरा 5.5 लाख का वोटिंग करते हैं। 5.5 लाख वोट पूरा एमएलए मिला के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। क्लियर हो गया ना। अब आपको बताते हैं एक एमपी का वोटिंग वैल्यू क्या होता है। एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जो राज्य में बैठता है, जो राज्यसभा में बैठता है वो आपका एमएलए होता है। जो दिल्ली संसद में बैठता है वो आपका एमपी होता है। सिंपल इतना जान लीजिए, जो दिल्ली संसद में बैठते हो आपको एमपीज है। एमपीज देखिए एमपी क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनका एक वोट वैल्यू कितना होता है कि जितना आपका कुल भारत भर में एमएलए हैं, जितना भी भारत भर में एमएलए द्वारा दिया गया वोट, तो भारत भर में एमएलए द्वारा कुल कितना वोट दिया गया है 5.5 लाख। अगर कुल एमपी को जोड़ दिया जाए तो करीब करीब आपके 750 होते हैं, 750 एमपीज होते हैं, है ना। अगर इनका भाग करिएगा तो आपको अगर हम कुल वोटिंग एक प्रकार से मिला दें, यहाँ से भी 5.5 लाख मिलते हैं, अर्थात एमएलए भी 5.5 लाख दिए और आपका एमपी भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 5.5 लाख का वोटिंग कर रहे हैं, तब जाकर 5.5 11 लाख का वोटिंग हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में। आ रहा है कुछ समझ में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर एमएलए और एमपीज मिलकर 11 लाख का डायरेक्टली वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति के वोट वैल्यू के बाद हम लोग एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ज़्यादा लोग को समझ नहीं है तो होता क्या है, जमानत राशि। आदमी आप लोग बात में सुने हो तो हर जमानत जब्ती हो जाएगी। जमानत जब्ती होता क्या है, जमानत राशि होती क्या है, इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी चुनाव हो रहा है, चाहे मुखिया का चुनाव, छोटा चुनाव, अगर मुखिया का चुनाव हो, वहाँ भी आपको जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। एक तरह से एंट्री फीस होता है, जैसे कोनो टूर्नामेंट होता है ना, क्रिकेट में एंट्री फीस भरता है कि नहीं लड़का सर, उसी प्रकार से अगर चुनाव लड़िएगा ना तो एक चुनाव आयोग द्वारा फिक्स किया गया होता है, आपको एंट्री फीस वो भरना होता है, सिक्योरिटी मनी जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको सिक्योरिटी मनी होता है, राष्ट्रपति का 15,000 होता है। इसी प्रकार अगर छोटा सा अगर पद की बात करें, मुखिया की अगर बात करें, तो यहाँ भी आपको जमानत राशि जमा करनी होती है। जमानत राशि में अब जमा करने से ये तो ठीक है, हो गया, लेकिन जमानत जब्ती कैसे होती है। अगर मान लीजिए कि इस क्षेत्र में पूरा आपको 6,000 वोट है, कितना है 6,000 वोट है, तो 6,000 वोट है, इसमें प्रत्याशी मान लीजिए 4 गो खड़े हो गए, 5 गो खड़े हो गए, 6 गो खड़े हो गए, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमको 6,000 का 1/6 वोट प्राप्त होना चाहिए। अगर 6,000 का 1/6 करिएगा, 6,000 है, उसका 1/6 करिएगा तो 1,000 हुआ कि नहीं आपका। अर्थात कम से कम, वो जीतने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अर्थात कम से कम आपको इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको 1,000 वोट प्राप्त करना पड़ेगा। अगर 1,000 वोट प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है कि आपको जनता इतना पसंद नहीं कर रही। 6,000 में से कम 1,000 जनता आपको कम से कम लाइक करना चाहिए, तब आपका जमानत जब्ती नहीं होगी, आपका जो जमानत राशि होगी बची रहेगी। नहीं तो राजनीति पार्टी में सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा धब्बा यही माना जाता है, उसकी जमानत जब्ती करगी, अर्थात उसको जमानत 1/6 वोट भी नहीं प्राप्त हुआ। उससे बड़ा शर्म की बात ही नहीं होती है। कितना लोग तो इतना कम वोट पाने पर अपन पार्टी तोड़कर चले जाते हैं, बाप रे हमारा बहुत बेइज्जती होगा, हमको इतना वोट भी नहीं मिला। अर्थात किसी भी नेता के लिए 1/6 वोट चाहिए, नहीं तो उसका जमानत जब्ती हो जाता है। और जिसका जमानत जब्ती हो गया उसके लिए बहुत बड़ा शर्म की बात होती है उस नेता के लिए कि मैं नेता नाम का हूँ, केवल हमारा जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है। आपको 1/6 वोट नहीं मिला, इसका मतलब सीधा है कि जनता के बीच में आपका कोई भी बढ़िया प्रभाव नहीं है। आपको जनता बिल्कुल नकार रही है, आप नेता के लायक नहीं हैं, आप जनता के लायक नहीं हैं। जब इतना दुरदुरा दे जनता तो कहाँ जाना है, आपको छोड़ दीजिए, क्या खड़ाना है। इसलिए आपको कम से कम ये होना चाहिए। और राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है 15,000, जिसको सिक्योरिटी मनी बोलते हैं।
और यहाँ राष्ट्रपति में भी यही लागू होता है, जितना भी वोट होगा, जितना भी होगा उसका 1/6 कम से कम राष्ट्रपति के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको प्राप्त होना चाहिए। उतने में जीत नहीं जाएंगे, हम ही नहीं करें जीत जाएंगे, लेकिन कम से कम उतना इज्जत प्रतिष्ठा एक दिखाने के लिए होना चाहिए हमको उस पूरे वोट का 1/6 प्राप्त कम से कम हुए, है ना। इसको बोलते हैं जमानत राशि। आए समझ में। अब हम अनुच्छेद 56 को जानते हैं। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत में अगर मैक्सिमम देखे जाएँ कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल छोड़कर शेष जितने भी कार्यकाल लगभग 5 साल के ही होते हैं। राज्यसभा का 6 साल का होता है, जो भी सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। लेकिन प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी सभी लोग हो गए, मुख्यमंत्री हो गया, सबका 5 साल, यहाँ तक कि मुखिया का भी कार्यकाल 5 साल का होता है ना। तो राष्ट्रपति का भी 5 साल का होता है। अगर किसी कंडीशन में, अगर बाई द वे कुछ वैसी बातें होती हैं कि राष्ट्रपति बीच में मर गई ना, लटक गई ना, तो अब तो सीट खाली नहीं ना रहेगा जी। उसके लिए क्या होगा कि फिर से चुनाव होगा, पुनः चुनाव होते हैं। ऐसे राष्ट्रपति बहुत सारे हैं, जिनमें से एक होता है फखरुद्दीन अली। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के ही अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उतना के बाद फिर से चुनाव होता। अभी बहुआ नहीं हुआ था, जो विधायक थे मरे हुए थे, अभी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था, अभी साल भर जीतले हुआ, इसके मरिए गए, तो वहाँ फिर से चुनाव हुआ। ऐसा नहीं कि उनकी औरत है तो वो बन जाएंगे, उनकी जगह पर ले लेंगे। सरकारी नौकरी नहीं चलता कि उनके जगह पर वो आ जाएंगे, उनका लड़का को नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये भाई जनता का मत है, जनता ने आपको चुना है, जनता हमें पसंद करती है। ये जरूरी नहीं कि मेरी पत्नी को भी, मेरे बच्चे को भी पसंद करके वोट दे दे। ये तो मेरा व्यक्तित्व है कि हमको वोट दे रही है, हमारा जो भी प्रभाव है उसको देख कर रहा है, इसलिए पुनः से वोट होता है, दोबारा वोट होता है। तो अनुच्छेद 56 में जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है, और राष्ट्रपति बीच में डेथ कर जाते हैं तो उनके बाद फिर से इलेक्शन हो सकते हैं, उनको फिर से चुनाव होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 आपका सिंपल से ये कहता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक राष्ट्रपति एक बार चुना गया तो फिर नहीं चुने, हम फिर से चुने जा सकते हैं। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार एक ही राष्ट्रपति के साथ हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के मात्र एक ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको यह मौका मिला है कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। आज तक कभी ऐसे इनके बाद कोई राष्ट्रपति नहीं है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है और 2 बार रहने वाले भी राष्ट्रपति हैं। इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं एक बार ही बने हैं। आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है कोई ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक का जो है रिकॉर्ड यही निका है कि दोबारा राष्ट्रपति यही बने। मतलब कि इसमें है अनुच्छेद 57 ये कहता है कि दोबारा एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है ना। इस प्रकार के बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 58 उनकी योग्यता की बात करता है। राष्ट्रपति की योग्यता, हर एक लोग की क्वालिफिकेशन होता है। अगर हम लोग कोई भी गवर्नमेंट का जॉब भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ भी क्वालिफिकेशन मांगता है, पढ़ाई लिखाई कितना है। ग्रुप डी का भरवा तो वो मांग के है पढ़ल 10 तक, इंटर तक, जो भी मांगता है। राष्ट्रपति के पद के लिए भी मांगता है। क्या मांगता है? नंबर 1 कि वो भारत का नागरिक हो। पहला, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का या अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ का राष्ट्रपति पद के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का पद मजाक वाला पद नहीं है। पूरे देश का प्रथम नागरिक और भारत की गरिमा बोली जाती है, वैसा पद है जो तीनों सेनाओं का हेड होता है। दूसरे देश का बन जाएगा? कब, सपना में भी नहीं, हरगिज नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भारत का नागरिक हो, उसका आयु 35 साल हो। अब 15 साल या 20 साल का लड़का अगर राष्ट्रपति बना दो तो पता नहीं, उसके पास योग्यता नहीं होगी, समझदारी का, उस समझदारी उसके अंदर विकसित नहीं होगा जितना समझदारी 35 वर्ष की एज के बाद होता है। कहा जाला लेकिन का 20-22 इक्वल उम्र टीना को उम्र होला। फट देना गर्म हो जाए, खून गर्म बा, फट देना। पाकिस्तान वाला कोनो बोल फट देना गर्म के बेग दे परमाणु मर जाए। मतलब कि राष्ट्रपति है तो मतलब कि फेंक दे परमाणु मर जाए, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचो। आप लोग देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद ज़्यादा बुजुर्ग आदमी बैठे रहते हैं, है कि नहीं। अब नया नया गरम खून बा, तो आदेश फर्दन दे देबो
कि मार दे दम खत्म हो जाए पाकिस्तान, कब्बे कर नाक में दम के लेवा, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए कम उम्र को नहीं देता है, कहा कि नहीं कम से कम 35 वर्ष, कम से कम उम्र के अभी बहुत कम में बने हैं, ज़्यादातर 50-55 यही वाला बन भी किए हैं। 50% ज़्यादा मेचोरिटी आ जाती है, शादी ब्याह होने के बाद और मेचोरिटी ज़्यादा बढ़ जाला। 35 वर्ष हो गया ना। तीसरा, लोकसभा का सदस्य हो, हाई दूगो तो कौनो लेके ठेलो वाला जी सही दूगो ठेलो चलाए वाला जी कि हम राष्ट्रपति के लिए फार्म भरब, कहीं कि हाई दूगो बा हमारे पास, भारत का नागरिक बानी, उम्र हम 35 वर्ष हो गल बा, तो ऐसा नहीं होगा। कहे कि नहीं अभी रुको, ये भी है लोकसभा का सदस्य कम से कम विधायक बन के आओ, कम से कम विधायक के बाद तो के तुम्हारा संसद में चुन के भी तो एक बार कम से कम लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। आई लोगों ने राज्यसभा ने लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक बा, चुनाव भी के लिए, लेकिन हयो की चाहिए तोरे 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक, अर्थात 50 गो तो के सपोर्ट में खड़ा होके वाला और 50 गो तो समर्थन करे वाला भी दोनों चाहिए, है ना। 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक दोनों होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन होता है तो अब आप राष्ट्रपति के चुनाव भरने के लिए ठीक ठाक हैं। जीत हार की बात नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के पद लायक हैं, अब फार्म भर सकल राष्ट्रपति की नौकरी खातिर। इसके बाद इतना तो कि राष्ट्रपति की योग्यता, अब कुछ शर्तें होती हैं कि भाई राष्ट्रपति तो हुआ बन गया, लेकिन और भी एक कुछ कंडीशन है जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मान लो कि हाई को योग्यता लेके आ गया पगले वाला, तो क्या करबो देश के चली पागल चलाई, पहला पागल न हो। अगर पागल व्यक्ति मेंटल से रहेगा, मेंटली हेल्थ नहीं है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो कुछ भी उठपटांग निर्णय ले सकता है, कुछ कह देश को बेच सकता है। ये क्या है, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बेचता हूँ, भारत के थल सेना को बेच दिया। आजकल देखते हो कुल बेचात हुआ, रेल बेचाए लगल भारत का, जहाज बेचाए लगल भारत का, तेल सब कुछ बेचा रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है कि नहीं प्राइवेटेशन। भारत के स्टेशनों बेचा रहे हैं, ले लो हाई स्टेशन, तू उद्योगपति आप हाई स्टेशन लेके चलाइए, हो रहा है ऐसा, मुँह मत फाड़ो, ऐसा हो रहा है। भारत के बहुत सारे स्टेशनों को प्राइवेट के तौर पर बेचा गया है। जैसे मैं बड़ा उद्योगपति हूँ, करोड़पति हूँ, 5 गो स्टेशन को मैं अपने अंडर ले लिया हूँ। 5 गो स्टेशन जितनी भी कमाई होगा, उसका जितना विकास करना है मैं करूँगा, जितना भी कमाई हो कुछ परसेंटेज आपको देकर मैं रखूँगा, क्योंकि उसके लिए मुआवजा आपको दे चुका हूँ, मैं पैसा दे चुका हूँ। भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर प्राइवेट कंपनियों वाले उसको खरीद कर अपने अंदर चला रहे हैं। भारत के बहुत सारे ट्रेनों को खरीदा गया है, भारत के बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जिसको प्राइवेटेशन के अंतर्गत खरीद कर उस पर उद्योगपतियों का चलावा होगा। अभी तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, उससे कुछ फ़ायदे होंगे कि आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ व्यवस्थाएं मिलेगी, अवेलेबल व्यवस्थाएं मिलेगी, लेकिन पैसा बहुत हाई फाई होगा, उसमें पैसा का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। रेलवे गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, आज के भी अंतर्गत बता रहे हैं हम कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जिस पे प्राइवेटेशन है, उसमें वैकेंसी ठेकेदारों के अंतर्गत हो रही है, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं रही है। आने वाले समय में बता देता है कि रेलवे ग्रुप डी की भी जो बहुत सारी वैकेंसियां हैं उसको भी ठेकेदारों के अंतर्गत डाला जा रहा है। अब ठेकेदार जो ठेका ले लिया है पूरा रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उसमें जो पहले बहाली होती थी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत, अब वो तो ख़त्म हो गया, तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, वो अपने मन से भरेगा लोगों को, और वहाँ पर और भी धांधलेबाजी होगा। रेलवे के नाम पर तुझे इतना घूस ले, तो रेलवे में नौकरी रखते हैं, 50,000 1 लाख 2 लाख घूस लेगा बहुत सारा, तो निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, निकाल देगा। ऐसा है तो ऐसा है पागल ना होना चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक निर्णय भारत के जीने मरने का फैसला ले सकता है राष्ट्रपति का। ऐसा हो सकता है दिवालिया ना हो, दिवालिया का मतलब अपने औकात से ज़्यादा कर्ज लेने वाला, और हमारा औकात बा कि 85 रुपया लेकिन हम 2000 ले लेनी, हमारा ज़िंदगी भर में नहीं भर पाए, उसको दिवालिया बोलेंगे। अर्थात कोई भी चीज़ को बेच दे, भारत में बहुत बड़का बड़का जिसे विजय माल्या है, भारत के रिजर्व बैंक से इतना पैसा लेकर गया है ना कि वो कितना सालों में जन्मों में नहीं भर पाएगा वो। नीरव मोदी, इसका भी आप लोग नाम सुने होंगे, ये सब भारत के बड़े बड़े दिवालिया लोग हैं।
अर्थात उस वृत्ति का लोग नहीं होना चाहिए, ऐसा उस विचार का भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति के पद पर। अगर विजय माल्या के बैठा था तो बहुत खुश हो जी, क्योंकि एक वित्तीय आपात एक व्यवस्थाएं होती हैं जो राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, और उसमें संचित निधियों से पैसा होता है, उसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास उसकी व्यवस्थाएं होती है, उसमें पैसा होता है। जो भी भारत के आपातकाल के अंतर्गत जो भी पैसा दिए जाते हैं ना, जो भी लोग दान करते हैं उसमें पैसा जाता है राष्ट्रपति के अंतर्गत। चाहेगा तो पैसा डायरेक्ट साइन करके निकाल सकता है। अगर वैसे व्यक्ति को अगर मिल जाए तो डायरेक्ट पैसा का उपयोग करेगा, पता नहीं कहाँ पैसा जमा कर लेगा अपना। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। देखिए, लाभ के पद पर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी मंत्री के पद हैं, ये टोटल ऐसा माना जाता है कि ये लोग जनता के सेवक हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। इनको कोई भी लाभ का पद नहीं है, इनको कोई भी लाभ नहीं है। ये लोग जनता के लिए सर्व समर्थन, ये लोग जनता के लिए जी रहे हैं, जनता के लिए पद पे हैं, इसलिए इनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वहीं भी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, उसको पर मंथ मंथली मिल रहा है, गवर्नमेंट द्वारा चुना गया है, उसको लाभ के पद पर माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी वाला चाहे कि अगर हम चुनाव राष्ट्रपति को लड़ेंगे, वो भी लड़ सकता है, बट उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले इस्तीफा देगा, इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। भले हार गया तो मुँह बना के घरे बैठो, ये भी होगा। लेकिन नेताजी क्या करें, हाँ कि नहीं, हम पहले इस्तीफा, पहले चुनाव लड़ब, अगर जीत गए नहीं तब इस्तीफा देव। हम नेताओं के साथ ऐसा है, अगर किसी पद पे हैं तो पहले नहीं इस्तीफा देगा, जब चुनाव लड़ा अगर जीत गया तब इस्तीफा देगा। तो इतना तो उनके नेता अपने लिए स्पेशल व्यवस्था करके बनाया है, लेकिन आम जनता के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ये टोटल जितनी आपको हम बताएं अभी तक 59 तक, इसके बाद 60 और 61 दो अनुच्छेद बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राष्ट्रपति का आपातकाल के अंतर्गत या महाभियोग हो चलता है, उसको हम लोग बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको जो ही बताने का प्रयास किए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम आपको बताएं। तो आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।